आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल तरीके से एयरवे को क्लियर करना। एयरवे कौन कौन सा है? एयरवे में क्या आता है? ठीक है, नोज, नोज से लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ये हो रही है एल्वलाई। इसको आर्टिफिशियल तरीके से कैसे क्लियर करें, इसमें म्यूकस जम जाए, ब्लॉकेज हो जाए, कैसे तरीके से आज का मेथड है हमारे पास में, आर्टिफिशियल मेथड टू क्लियर द एयरवे। ठीक है, तो ये एयरवे को हम कैसे करेंगे, तो इसके तीन मेथड है हमारे पास में। एयरवे को क्लियर करने के तीन मेथड है। पहला स्टीम इनहेलेशन, जिसको अपन बोलते हैं भाप देना। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास में नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन और थर्ड हमारे पास में सक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि ये नोज से लेके और लेरिंग्स पेरिंग्स ट्रेकिया और लंग्स तक, इसमें कोई इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, म्यूकस जमा होता है, तो गर्म भाप, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। ये कौन सा स्टीम इनहेलेशन, तो ये कौन सा है? हॉट एयर जो है हमारे पास में मेथड है, इनकी जो वाटर को गर्म किया जाता है और जो हीट है वो इसको अपन इनहेल करेंगे, तो किसका काम करेगी? हॉट एप्लीकेशन का काम करेगी। हॉट एप्लीकेशन का काम करेगी वो ना। और हेड हॉट एयर जाएगी तो ये जो जमा हुआ म्यूकस है, इन्फ्लामेशन है, तो इसको ट्रीट करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, हॉट एयर है ना, तो ये जो रेस्पिरेटरी जो रूट है उसकी म्यूकस लूज हो जाएगी, ये इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, जो म्यूकस चिपका स्टिकी वो जो है लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टिमुलेशन काम करती है। देखो स्टिमुलेशन क्या, प्रोसीजर इनहेलिंग वार्म मोस्ट एयर इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना। तो ये कैसे काम करती है, लिक्विफाइंग द म्यूकस, जो म्यूकस जमा है उसको क्या करते हैं, लिक्विफाई करेगी, लिक्विड में कन्वर्ट करेगी ना। इम्प्रूव सर्कुलेशन, ये हॉट एप्लीकेशन जो सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। ठीक है, लूज सिक्वेशन करेगी एंड रिलीव कंडीशन, अगर यहाँ कुछ जमा हुआ है तो उसको भी ये कब कब करेंगे अपन, कफ ऑफ द लेरिंग्स और थ्रोट, स्पाज्मोटिक ब्रीथिंग, ये सब वो चीजें जब अपन जो है स्टीम इनहेलेशन यूज करेंगे। क्या पर्पज है, इन्फ्लामेशन कंडीशन को रिलीव करना, सॉफ्ट डिपॉजिट म्यूकस, म्यूकस को जो है सॉफ्ट करना, प्रोवाइड हीट एंड मॉइस्ट एयर है ना, वही सारे एब्जॉर्प्शन का सेप्टिक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनहेलेशन, कितने टाइम तक, 15 से 20 मिनट है ना, और दिन में 2 बार 3 बार हम इसको दे सकते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट निबुलाइजेशन, ये ज़्यादा किया जाता है हॉस्पिटल में ना। निबुलाइजेशन, ठीक है, वही हीट ही है जो फेस मास्क होता है। फेस मास्क पे एक डिब्बा होता है और इस डिब्बे में अपन कुछ मेडिसिन, क्या, कुछ मेडिसिन भर देंगे, और मेडिसिन धीरे धीरे किसमें, मास्क से होती हुई किसमें आएगी, एयरवे में आएगी, और एयरवे में आएगी तो एयरवे में आएगी तो सीधी जो दवाई जो ड्रग्स उसको कहाँ भेज सकते हैं अपन, जो लिक्विड मेडिसिन उसको कहाँ भेज सकते हैं, लंग्स में या रेस्पिरेटरी रूट में भेज सकते हैं। वैसे स्पेशली ये कौन कौन सी ड्रग्स होती है, ब्रोंकोडाइलेटर, ये ब्रोंकस को क्या करती है, डायलेट करती है। और इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है ना, तो ये जो ड्रग्स है ये क्या काम करती है, ये काम करती है ब्रोंकस को डायलेट करना, ट्रेकिया को डायलेट करने का ये काम करती है ना। देखो किस तरीके होता है, ये होती है नेबुलाइजेशन मशीन, ये मास्क लगा होता है, और ये जो डिब्बी है, ये जो खाली जो बॉक्स है, इस खाली बॉक्स में जो हम मेडिसिन डालते हैं, दवा भरते हैं, और वो दवा क्या करती है, ट्रेकिया को एक्सपेंशन करती है या उसको
डायलेट करने का काम होता है। तो नेबुलाइजेशन मेडिकल प्रोसेस एडमिनिस्टर मेडिसिन थ्रू द इनहेलेशन यूजिंग नेबुलाइजेशन कन्वर्ट लिक्विड। तो ये क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होकर अंदर चले जाते हैं into a mist which is then given to the patient with the help of breathing mask. किसके help होते हैं, breathing mask। It is a procedure in which medicine administered in the vapor through nose, mouth and into the nebulizer muscles चले जाती है। क्या पर्पज है सबका, एक है टू रिलीव रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी को ये ट्रीट करता है, टू करेक्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम लाइक कंजेशन एंड कूलिंग ऑफ सिचुएशन, टू लिक्विड रिमूव द रिटेन म्यूकस है ना, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर एंटीबायोटिक स्टेरॉइड, ये सब अपन ब्रोंकोडायलेटर एंटीबायोटिक स्टेरॉइड अपन रेस्पिरेटरी रूट से सीधा दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है थर्ड सक्शन। निबुलाइजेशन सक्शन बहुत होता है हॉस्पिटल्स में ना, ये रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रूट है। अब चूंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस रिलीज करती है। वो म्यूकस पेशेंट ऑलरेडी अनकॉन्शियस है, वो कफिंग नहीं कर सकता, बाहर नहीं आएगी। और ये बाहर नहीं आएगा तो धीरे 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 कंधा जमा अंदर जमा होगा, और अंदर जमा होगा तो ये जो है एल्वलाई को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। और एल्वलाई ब्लॉक होगी तो गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो पर्सन को ऑक्सीजनेशन में दिक्कत आएगी, तो ये इधर आके जमा होगा। तो इसको अपन बाहर निकालेंगे, किसको, इस म्यूकस को। और इस म्यूकस को क्या करते हैं अपन, किसी मशीन की तरह हेल्प से, ये एक ये है हमारे पास में, ये सक्शन मशीन है और ये ट्यूब होती है। इस ट्यूब को अपन कहाँ डालेंगे, ट्रेकिया में, माउथ में, नोज में, ये जितना भी म्यूकस जमा हुआ है उसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि ये रास्ता साफ सुथरा और क्लियर हो जाए, ताकि पूरी की पूरी ऑक्सीजन एल्वलाई तक आए और गैस एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सक्शन। सक्शन कहाँ कहाँ से होता है, दो तीन जगह से होता है। नोज से होता है, इसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंजियल सक्शन, क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल सक्शन। दूसरा होता है ओरोफेरिंजियल सक्शन। तीसरा होता है ट्रेकियल। और नेक्स्ट होता है हमारे पास में, ठीक है, यही होता है ना। अगर अपन कैथेटर नोज में डाल के और म्यूकस को बाहर निकाल तो नेजोफेरिंजियल होता है। अगर कैथेटर, ये ट्यूब, कैथेटर मतलब ट्यूब, अगर हम माउथ में डाल के और निकाल रहे तो ये होगा ओरोफेरिंजियल। और यहाँ पे कई बार क्या होता है, कट करके ट्यूब डाल दी जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी। अगर हम कैथेटर ट्रेकियोस्टोमी में डाल के और उसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्रेकियल, जो है ट्रेकियल सक्शन नहीं हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, सक्शन करते टाइम पे प्रेशर, कुछ बातें, प्रेशर, भाई नेगेटिव प्रेशर डालेंगे तभी तो ये अंदर का जो म्यूकस से बाहर आएगा। तो प्रेशर कितना रहेगा, एडल्ट, एडल्ट का प्रेशर रहेगा बच्चों 100 to 120 mmHg, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड में कितना प्रेशर रखेंगे, 80 to 100 mmHg। और इन्फेंट का में प्रेशर रखेंगे 60 to 80 mmHg। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर, अच्छा ये वाला जो प्रेशर है ये बढ़ भी जाता है, 150 तक हो जाता है, किसका, एडल्ट का। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर रखा तो, क्योंकि प्रेशर की वजह से ग्लूकोज मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और वहाँ से ब्लड आने लग जाएगा। एक और चीज़, हम सक्शन करेंगे जब कैथेटर को अंदर डालते हुए सक्शन नहीं करेंगे, सक्शन करेंगे कैथेटर को बाहर खींचते हुए, क्योंकि अंदर डालते हुए करेंगे तो ये चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर ऑक्सीजनेटेड करेंगे, मतलब उसको सक्शन करने से पहले और बाद में उसको ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि ये एयर बाहर खींचता है, वो एयर बाहर खींचेगा तो ये पूरी एयर बाहर खींच लेगा तो पर्सन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। सक्शन टाइम कितना रहेगा,
5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो पर्सन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, हाइपोक्सिया। ठीक है, ये देखो सक्शन प्रेशर है हमारे पास में, एडल्ट में नंबर से 110 है ना, तो ये 100 से 120 माना जाता है। और ये 60 से 120 सेंटीग्रेड में इस तरीके ना, तो हमारे पास में सक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी को मैं आपको इसे जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है, अच्छा देख लो, चेस्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है एक्सरसाइज, और किसकी एक्सरसाइज, चेस्ट। और चेस्ट की एक्सरसाइज करवाएंगे तो किस किस को फायदा होगा, लंग्स एंड हार्ट को। ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में, और स्पेशली अपन को किसको बेनिफिट पहुंचाना है, लंग्स को पहुंचाना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर हम करवा रहे हैं किसको, चेस्ट को, तो उसको और किस पर्पज के लिए, ताकि जो है ऑक्सीजन प्रॉपर जाए, रेस्टोरेशन ऑफ ऑक्सीजन हो। तो जो चेस्ट की एक्सरसाइज होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलेंगे ना। तो एयरवे को क्लियर करने की टेक्निक होती है इमोबिलाइज और लूज, जैसे कि जैसे उसको लूज करना है फिर, और ड्रेन आउट में सिक्वेशन के ऊपर इसको करो। कब कब निमोनिया होगा, सिस्टिक निमोनिया का मतलब क्या होता है, ये लंग्स है और ये म्यूकस इसमें आके जमा जाएगा, तो इसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, इसी को क्या बोला, निमोनिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन जिसमें जितने भी सिक्रेशन है, म्यूकस है, सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, उसी की क्या बोला, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ब्रोंकोटेक्सिस, ब्रोंकस का डायलेट हो जाना, लंग्स एब्सिस, लंग्स में पस का जम जाना। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब कब नहीं देंगे, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देंगे। हेड इंजरी हेमरेज तो नहीं देंगे, रिब्स फ्रैक्चर, स्पाइनल इंजरी, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और एम्फाइमा, ये सब क्या करती है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाती है, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, इसीलिए जो है इन सब में होल्ड की जाती है ना। 3 4 प्रकार से होती है चेस्ट परक्यूशन। चेस्ट परक्यूशन मतलब होता है जो हमारा चेस्ट है, ये ले लो, और ये चेस्ट, तो इसके ऊपर क्या करना है, टेपिंग करना है। इसको क्या करना है, चेस्ट को इस तरीके से किसी भी फिंगर से या इंस्ट्रूमेंट से अपन इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जो है ये सिक्रेशन लूज हो जाएगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना, किसी भी सेकिंग मोमेंट किसी मसल से इसको वाइब्रेट करवाना। पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब होता है पोजीशन यूज करके ड्रेनेज। ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, बाहर निकालना फ्लूइड को, और किसके हेल्प से, पोजीशन के। जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन है, ये लंग्स है, और इस लंग्स की ये लेफ्ट साइड का, ध्यान रखना, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। अगर उसके इस जगह पे फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भर गया है, तो हम इसको कैसे लेटाएंगे, देखना, इसको हम लेटाएंगे, इसके जो इस पेशेंट है इसके पैर तो ऊपर रहेंगे, ये इसके पैर तो ऊपर रहेंगे, और ये लंग्स नीचे रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंडलबर्ग पोजीशन, क्या बोलते हैं, ट्रेंडलबर्ग। कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होते हैं ना, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं अपन इसको। और ये इस चीज को और देखना, किस पे रहेगा, लेफ्ट है तो एक तो राइट, राइट साइड पे और रहेगा ना। तो इस तरीके से अपन इसको जो है अलग अलग पोजीशन यूज करके अपन पोस्चुरल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। कफिंग, अगर लोअर रेस्पिरेटरी में ट्रेकिया से नीचे अगर म्यूकस जमा है तो कफ करेंगे, और ऊपर है तो स्नेजिंग आ जाएगी ना। ठीक है, और कंट्रोल कफिंग, ये इसे भी एक ही एक्सरसाइज है।
ये देखना पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का डिवाइस होता है जिसको फिंगर टिप्स पे लगाया जाता है। और ये क्या क्या नोट करता है? पल्स रेट। क्या क्या नोट करता है? पल्स रेट। और दूसरे क्या नोट करता है? ये सेचुरेशन। क्या नोट करता है? सेचुरेशन। मैंने क्या बताया आपको? सेचुरेशन कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना है। ब्लड में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन है ना, तो ऑक्सीजनेशन को ये नोट करता है जो कि कितना होता है 95 से या 96 से 100। ठीक है, तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर है ना। क्या क्या? पल्स रेट और सेचुरेशन को ये चेक करता है ना। और क्या देगा? द रेशियो ऑफ ऑटो कंटेंट एंड ऑटो कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेस एज द परसेंटेज रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट बाइंड टू द ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो एचबी के साथ बाइंड है या नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन वही काम आएगी जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वही ऑक्सीजन होगी जो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड है। ठीक है, तो ये वाला डिवाइस फिंगर पे लगाते हैं। अगर किसी के फिंगर नहीं है तो टोई पे लगाएंगे, अगर टोई नहीं है तो फिर लगाएंगे ईयर पिन्ना पे। ध्यान रखना इस चीज का ना, किसी के मेहंदी लगी हुई हो या कुछ है तो फिर ये अच्छे से काम नहीं करेगा। क्या काम करता है? ऑटो सेचुरेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया लगाते हैं ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन द पेशेंट, मॉनिटर ऑक्सीजन थेरेपी, असेसमेंट सुपरविजन एडुकेटिव। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पुअर परफ्यूजन है ना। परफ्यूजन का मतलब बताया था ना मैंने, सेलुलर लेवल पे गैसेस का एक्सचेंज होना ना। पेशेंट मूवमेंट है, नेल पेंट लगी हुई है, लाइट में प्रॉब्लम है और ये सारा मतलब है। ये देखना ये वाला ऑटो सेचुरेशन कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है 95 टू 100। वाइल्ड हाइपोक्सिया होता है लेस देन 95। स्पेसिफिक कितना होता है? मॉडरेट कितना होता है 75 टू 80। और सीवियर होता है, अगर इससे कम जाता है तो फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है, ध्यान रखना। तो सेचुरेशन, इसके बाद में रेस्टोरेटिव एंड कंटिन्यू केयर, मतलब रेस्पायरेशन को कैसे रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन को कैसे रिस्टोर करो ना, इसके बहुत सारे हैं। मैं आपको अभी बस, क्योंकि इस मिनट को अपने कंप्लीट करना है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है हमेशा एयर जो भी आप इनहेल करो उसमें वाटर मिक्स होना चाहिए। अगर आप सर्दी के टाइम पे रूम में हीटर चला रहे हो तो आप एक बकेट पानी भर के रखें, क्योंकि सारी एयर ड्राई हो जाएगी और ड्राई एयर हो जाएगी तो वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर सर्दी में हीटर चला रही तो रूम में पानी की बाल्टी भर के रखनी है या कुछ भी। क्योंकि नेचुरल तरीके से तो क्या होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, एयर में क्या करती थी, एयर को ह्यूमिडिफाई कर देती थी। मतलब इसमें क्या मिला देगी? वाटर मिला देगी। तो क्या करना है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, सॉरी, हाइड्रेशन वाला होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना। सॉरी गलत हो गया, हाइड्रेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पर्सन पिएगा तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे वाटर ज़्यादा रहेगा तो पर्सन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है वाटर के साथ, एयर के साथ में वाटर मिक्स करना। कफिंग एक्सरसाइज है, कंट्रोल कपिंग है, हाफ एक्सरसाइज है, इनसे अपन क्या कर सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी को रिस्टोर या कंटिन्यू। रिस्टोर का काम किसी फोन को रिस्टोर करके मतलब उसको दोबारा रिस्टार्ट करना। तो ये सारे मेथड जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं ना। पहला ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कुछ डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज, प्योर स्लीप एक्सरसाइज, ग्लोसोब्रेन सेगमेंटल है ना। एक होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्या होता है, ये पहले भी आया था। ये बॉल, ये बॉल और ये बॉल और ये फाइव, कोई भी पर्सन इसमें बहुत तेज एयर पुश करके और इसको यहाँ तक पहुंचाना है। अगर ये पहुंच जाती है तो इसका मतलब उसके लंग्स क्या है, हेल्थी है। तो इस प्रकार से अगर नहीं जा रही है, क्योंकि इतनी फोर्सफुली एयर नहीं मार रहा है, अंदर एयर कम है पर्सन के अंदर, उसका टाइटल वॉल्यूम कम है, तो ये इस प्रकार से इनको यहाँ तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है ना। ये है सारा एक्सरसाइज के बारे में, आप देख लेना। अगर नहीं समझ में आए मैसेज छोड़ देगा, मैं आपको इसको एक वीडियो बना के ये चीज़ भी समझा दूंगा।
ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा और टू नीड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आपके सभी डाउट क्वेश्चन के जवाब दूँ। थैंक यू।